हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और लेक्चर में। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का ही एक लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अभी जैसे मैंने पिछले लेक्चर में ये बता दिया था कि जो पिछला लेक्चर था हमारा वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का आखिरी लेक्चर था, बट वो था जेई मेंस और एडवांस को देखते हुए, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा भी कि सर रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स मेन और एडवांस के सिलेबस में नहीं है, बट फिर मैंने रिसर्च किया और ये देखा कि देयर आर सर्टेन एग्जामिनेशंस वेयर यू मे कम अक्रॉस द क्वेश्चंस अबाउट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। कौन कौन से एग्जामिनेशंस हैं वो ऑब्वियसली, अगर हम बात करें गेट की, है ना, तो गेट तो हालांकि ये होता है बी या बीटेक के बाद में। तो गेट में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक कोर्स होता है फर्स्ट ईयर में, लीनियर अलजेब्रा। वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो ऑब्वियसली वो सारा कुछ जो बीटेक का सिलेबस होता है वो गेट में पूछा जाता है। गेट के अलावा अगर हम 12th लेवल के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करें, तो जैसे एनडीए का एग्ज़ाम हो गया जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, वहाँ पर तुम्हें रैंक का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। या कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई जैसे वीआईटी हो गया, है ना, वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस तरीके के और भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ओवरव्यू एक बार देख लिया जाए कि इस चैप्टर का क्या होगा इस वाले लेक्चर का। तो हम लोग सबसे पहले तो ऑब्वियसली यही पढ़ेंगे रैंक क्या होता है, और फिर हम रैंक को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रैंक की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्या सर्टेन प्रॉपर्टीज़ है जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स फॉलो करता है, और फिर प्रॉपर्टीज़ का यूज करके हम लोग ये भी समझेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को रैंक की हेल्प से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। कैसे ये बताया जा सकता है कि कोई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है या इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है या कोई भी सोल्यूशन नहीं है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग क्रैमर रूल की हेल्प से, डिटर्मिनेंट मेथड, मैट्रिक्स मेथड जिसमें एडजॉइंट ऑफ ए और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके भी हम लोग देख चुके हैं, बट वी विल सी दिस विद द हेल्प ऑफ रैंक। ओके, और ऑब्वियसली उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सब मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स किसको कहते हैं ना। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर लिखा हो, ऑर्डर उसका कुछ भी हो सकता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है या नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। ओके, अगर उसमें हम कुछ रो या कॉलम्स को डिलीट कर दें, ओके, चाहे रो को डिलीट कर दें, सिर्फ रो को डिलीट कर दिया जाए या सिर्फ कॉलम डिलीट कर दिया जाए, है ना, या फिर रो कॉलम दोनों एक साथ डिलीट कर दी जाए, एक या एक से ज़्यादा, तो ऐसा करने से जो एक मैट्रिक्स नया बनेगा वो हमारा सब मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने ये 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया। अब मैंने यहाँ पे थर्ड कॉलम थर्ड रो डिलीट कर दिया। अब ये डिलीट करने से मेरे पास जो B1 मैट्रिक्स बचता है 1 2 4 5, ये मेरा एक सब मैट्रिक्स होगा ए का, ठीक। अगर मैंने पहला कॉलम और तीसरा रो डिलीट कर दिया तो ऐसा करने से ये जो B2 मैट्रिक्स बचता है मेरे पास 2 3 5 6, ये भी कहलाएगा मेरा एक सब मैट्रिक्स ऑफ ए। अगर मैंने सिर्फ पहला रो डिलीट कर दिया तो ऐसा करने से मेरे पास एक B3 मैट्रिक्स आया। B3 मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है 2 क्रॉस 3 4 5 6 0 1 2। तो ये B1 B2 B3 जितने भी मैट्रिसेस हैं, B1 B2 B3, दीज आर सब मैट्रिसेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक। अच्छा, अब एक सब मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर हो, है ना, एक सब मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n क्रॉस n टाइप का हो, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, उसको हम लोग माइनर बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये B1 है, इस B1 को मैं बोल सकता हूँ कि ये एक माइनर है। ये जो B2 है इसको भी मैं बोल सकता हूँ कि ये एक माइनर है, ठीक। तो सब मैट्रिक्स समझ आया और माइनर समझ आया। अब हम देखते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स
जिसको हम लोग डिनोट ऐसा रो से डिनोट करते हैं इसको, है ना। ये इसका सिंबल हो गया, सिंबल। ओके, अब इसका एक बहुत ही बेसिक सा जो डेफिनेशन है वो है, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स अगर लिखा है उसका, अब वो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो स्क्वायर हो सकता है, नॉन स्क्वायर भी हो सकता है ना। उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर होगा उसका ऑर्डर है वो हमारा रैंक कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से बेहतर समझ आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक 3x4 का एक ए मैट्रिक्स नोट कर रखा है। अब ये 3x4 जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है। अब इसमें अगर मैं माइनर की बात करूँ, माइनर क्या होता है, एक सब मैट्रिक्स होता है, तो मुझे कुछ रो या कॉलम्स को डिलीट करके सब मैट्रिक्स है माइनर बनाना है। ठीक है, अब ये ऑर्डर 3x4 है, 4x4 का तो डिटर्मिनेंट बनने से रहा है यहाँ पे, तो मैक्सिमम ऑर्डर का जो माइनर बन सकता है वो 3x3 हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं, जैसे मैंने ये 3x3 एक माइनर लिया। ठीक है, कैसे, इसमें मैंने मान लो जो मेरा फोर्थ कॉलम है उसको मैंने डिलीट कर दिया। ओके, अब ये जो बना मेरे पास ये एक माइनर हुआ, लेकिन इस माइनर का जो वैल्यू है वो जीरो है। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इस माइनर का वैल्यू जो है वो जीरो है। ठीक, फिर मैंने दूसरा माइनर लिया, इस थ्री ऑर्डर का मैं कितना माइनर सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर ऑर्डर 3x4 है तो एक एक कॉलम मुझे डिलीट करना है, तो 4 कॉलम है, 4 डिलीट करके हम लोग 4 माइनर बना सकते हैं। ठीक है, तो एक जैसे ये पहला माइनर मैंने बनाया चौथे कॉलम को डिलीट करके। ठीक है, अब चलो मैंने देखा कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आ गया। फिर मैंने कोई एक दूसरा कॉलम डिलीट किया, चलो मान लेते हैं मैंने पहला कॉलम डिलीट कर दिया, और पहला कॉलम डिलीट करने से ये वाला माइनर बन गया मेरे पास। ठीक है, अब इस माइनर का जो वैल्यू है वो आया मेरे पास 40, कितना, नॉन जीरो। ठीक है, तो डेफिनेशन यही बोलता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर है, ठीक है ना, अब यहाँ पर 3 ऑर्डर का एक नॉन जीरो माइनर बन गया, तो इसीलिए इस वाले मैट्रिक्स का जो रैंक है, रैंक ऑफ ए हो जाएगा 3। अब मान लो कि यहाँ पर 3 ऑर्डर के जितने भी 4 माइनर्स बनते, उन चारों का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाता। फिर हम 3 से और नीचे जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि 2 ऑर्डर का कितना माइनर बन रहा है। ठीक है, उनमें से मतलब एक भी, अगर कम से कम एक भी 2 ऑर्डर का माइनर का वैल्यू अगर नॉन जीरो आ जाए तो हम बोल देंगे कि इसका रैंक जो है वो 2 है। ठीक है, तो ये तो अभी इसके डेफिनेशन की बात हो गई, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर। आपको ये इतनी चीज़ याद रखनी है, हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर। ठीक, ऑब्वियसली अब ये जो ट्रेडिशनल मेथड है कैलकुलेशन का रैंक के, है ना, ये ट्रेडिशनल मेथड से तो हम कर ही सकते हैं, है ना, लेकिन ये काफ़ी कैलकुलेटिव प्रोसेस हो जाएगा। जैसे इसी में, ये तो चलो अभी मैंने ऐसा एग्जांपल लिया कि थर्ड ऑर्डर का पहला कॉलम डिलीट करते ही जो मेरा माइनर बना वो नॉन जीरो बन गया, तो मैंने बोल दिया कि चलो इसका रैंक 3 हो गया। अब मान लो ये 3 ऑर्डर के भी सारे जीरो बन जाते, फिर मैं 2 ऑर्डर का चेक करता, 2 ऑर्डर का। अब 2 ऑर्डर के 3x4 के मैट्रिक्स में 2 ऑर्डर के कितने माइनर बनेंगे, ज़रा ये सोच के बताओ। 2 ऑर्डर मतलब 2 रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए, है ना, तो मेरे पास 3 रो है, 3 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लेना है, और 4 कॉलम है, उनमें से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लेना है। 3c2 हो गया 3, और 4c2 हो गया मेरा कितना, 6, तो 6 इंटू 3 18 ऐसे 2 ऑर्डर के माइनर बन जाएंगे 18। तो उन 18 का सबका अलग अलग वैल्यू देख के देखना पड़ेगा ना। अब उन 18 में से कम एक भी अगर कोई नॉन जीरो बन गया तो हम बोलेंगे कि रैंक इसका 2 हो जाएगा। अगर मान लो कि वो 18 के 18 ही सारे जीरो आ गए तो फिर हम 1 ऑर्डर का लेंगे, तो 1 ऑर्डर का तो मतलब कितने एलिमेंट हैं, 3 इंटू 4, है ना, 12 एलिमेंट है, तो 1 ऑर्डर का ऐसे 12 माइनर्स बनेंगे। तो 1 ऑर्डर का तो अगर सारे जीरो नहीं है तो 1 ऑर्डर का कोई भी एक उठाएंगे, नॉन जीरो बन गया तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, ऑब्वियसली ये तुम्हें अनुमान ऐसा लग गया होगा कि ये ट्रेडिशनल मेथड से रैंक कैलकुलेट करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, है ना। तो इसीलिए हम लोग कुछ अन्य मेथड्स की बात करेंगे यहाँ पर रैंक के कैलकुलेशन के लिए। बट उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। वो पॉइंट्स क्या हैं, पहला, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड फॉर स्क्वायर एज वेल एज नॉन स्क्वायर
मैट्रिसेस है ना। जो मैट्रिक्स का रैंक है वो स्क्वायर और नॉन स्क्वायर दोनों ही तरीके के मैट्रिसेस के लिए डिफाइंड है। दूसरी चीज़ कि अगर मैं बोलूँ कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है, तो इसके रैंक का जो वैल्यू होगा इस m और n में से, m हो गया नंबर ऑफ रोज, n हो गया नंबर ऑफ कॉलम। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल की बात करें जिसका ऑर्डर था 3x4, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, रोज 3 हैं और कॉलम्स कितने हैं, 4 हैं। तो इन 3 और 4 में से जो छोटा है, 3 और 4 में से अब इसलिए कौन सा छोटा है, 3, तो जो रैंक होगा वो 3 या 3 से कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनर हमने हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर लिखना है, अब 4 ऑर्डर का माइनर तो बनने ज़रा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज़ लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा एक और पॉइंट हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। इसकी कुछ दूसरी डेफिनेशंस भी हैं, है ना। एक तो जो हमने अभी एक सिंपल डेफिनेशन देखा, उसके अलावा इसकी और कुछ डेफिनेशंस हैं। वो क्या है, रैंक इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट रोज या फिर कॉलम्स। ये इसकी एक अल्टरनेट डेफिनेशन है, ठीक है। किसी भी m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए जितने नंबर ऑफ, ज़्यादा से ज़्यादा जितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स होंगे उतना उसका मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब इसलिए ये वाला जो डेफिनेशन है ये कैलकुलेशन ऑफ रैंक के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए तो मेरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो जो पहला मैंने लिखा था ये रहा, ठीक है। बट ऐसे याद रहे ये भी। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे, अगर मैंने ये बोला कि किसी मैट्रिक्स का रैंक है r, अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक r है तो इसका मतलब कि r जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसका मतलब कि r से ज़्यादा ऑर्डर के जो भी माइनर्स होंगे उन सब का वैल्यू जीरो होगा। तो वही मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे नोट कर रखा है, ठीक है। क्या है, ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर r+1 एंड मोर, मतलब r से ज़्यादा ऑर्डर के जितने भी माइनर्स होंगे वो सब के सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक। और दूसरी चीज़ कि देयर इज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर r, तो वो तो ऑब्वियस है ना, यही तो डेफिनेशन है। ओके, तो एक चीज़ ये हो गया। अभी तक हमने देखा कि रैंक क्या है, ठीक है। रैंक किसी मैट्रिक्स का क्या हो सकता है, स्क्वायर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों के लिए रैंक डिफाइंड है, ओके। अच्छा, अब हम इसके कैलकुलेशन की बात करते हैं कि रैंक को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो जैसा एक जो ट्रेडिशनल मेथड है वैसे तो कैलकुलेट करेंगे नहीं। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखो, नोट करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, ठीक है, तो इसका जो रैंक होगा, इसका जो रैंक आएगा वो होगा n या n से स्मॉलर, क्योंकि n और n में जो छोटा है वो तो n ही है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, फर्स्ट कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये पहले कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉन जीरो आ गया तो जो स्क्वायर है वो अपने आप में ही वो एक माइनर है, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉन जीरो आ गया तो हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो क्या मिला मुझे, n, तो इसीलिए जो मेरा रैंक हो जाएगा वो हो जाएगा n। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तब ये निश्चित है कि जो रैंक होगा वो n से कम होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं थर्ड ऑर्डर की बात करूं तो 3x3 का एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मान लो मैंने उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया 5, तो मैं सीधे सीधे बोल दूंगा कि इसका जो रैंक है वो 5 हो गया, नहीं सॉरी 5 नहीं हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वो नॉन जीरो आ गया डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो अब मैं ये निश्चित तौर पे ये बोल सकता हूँ कि जो रैंक होगा वो 3 नहीं होगा, 3 से
कम होगा। तो 3 से कम माइनर्स अपने को देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 ऑर्डर का माइनर देखेंगे, अगर एक भी माइनर 2 ऑर्डर का नॉन जीरो मिल गया तो हम बोलेंगे कि रैंक जो है वो 2 होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया। अब हम लोग एक दूसरा मेथड देखेंगे इसको सॉल्व करने का, रैंक को कैलकुलेट करने का। उसको बोलते हैं बाय कन्वर्टिंग द मैट्रिक्स इनटू एस्लॉन फॉर्म, ठीक है। अब ये एस्लॉन फॉर्म क्या होता है देखें। एस्लॉन फॉर्म एक अरेंजमेंट होता है ना, जैसे मैंने एक कुछ यहाँ पे 2 इमेजेस ले रखे हैं ना, ये कुछ एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है। आपने एयरक्राफ्ट का फॉर्मेशन देखा होगा, जो लड़ाकू विमान होते हैं ना वो एक फॉर्मेशन में चलते हैं, ठीक है। तो ये एस्लॉन फॉर्म एक बेसिकली एक मिलिट्री फॉर्मेशन होता है, जिस मिलिट्री फॉर्मेशन में हमारी जो नेवल शिप्स होती हैं या एयरक्राफ्ट्स होते हैं या ग्राउंड ट्रूप्स भी हो सकते हैं ना, उनको अरेंज किया जाता है। ये फॉर्मेशन का एक मेथड है ना। स्टेप वाइज जो फॉर्मेशन होता है, सीढ़ीदार, है ना, लैडर की तरीके से, स्टेप्स के तरीके से, ठीक है, उसको हम लोग एस्लॉन फॉर्म फॉर्मेशन बोलते हैं। तो किसी भी हम लोग मैट्रिक्स को एस्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर ये उसका रैंक हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एस्लॉन, ये इमेजेस रखने का मकसद ये था कि एस्लॉन फॉर्म का एक पिक्चर तुम्हारे दिमाग में डेवलप हो जाए, ठीक है ना। जैसे आपने वो देखा होगा, ऐसे नेवल शिप्स इस तरीके की फॉर्मेशन में चलती हैं, ठीक है ना। इन्हीं फॉर्मेशन को एस्लॉन फॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, तो चलो ये तो ऐसे मिलिट्री फॉर्मेशन की बात हो गई। अब हम एस्लॉन फॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे मैट्रिक्स के लिए, ये देखना है। उससे पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि एस्लॉन फॉर्म होता क्या है, ठीक। तो 2 तरीके के एस्लॉन फॉर्म होते हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज। तो एक को हमने बोल दिया रो एस्लॉन फॉर्म, दूसरे को बोल दिया मैंने कॉलम एस्लॉन फॉर्म, ठीक है। अब रो एस्लॉन फॉर्म में कोई मैट्रिक्स कैसे कहलाएगा कि वो रो एस्लॉन फॉर्म में है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि जितने भी जीरो रो हैं, जीरो रो उसको बोलते हैं जिस रो के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो, ठीक है, वो रो कहलाता है जीरो रो। अगर कोई जीरो रो मौजूद है तो वो सबसे बॉटम में होना चाहिए, ठीक है, वो लास्ट रो को ऑक्यूपाई करना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा कि किसी भी रो में, ठीक है, किसी भी रो में इन ईच रो द नंबर ऑफ जीरो इज लेस देन दैट इन द नेक्स्ट रो। किसी भी रो में, जैसे अगर मैं सेकेंड रो की बात करूं तो सेकेंड रो में मान लिया कि 1 जीरो है, ठीक है, और वो भी कौन सा जीरो की बात हो रही है, जो पहले नॉन जीरो एलिमेंट के पहले वाले, ठीक है ना। तो जैसे दूसरे रो में 1 जीरो है तो उसके नीचे वाले रो में उससे ज़्यादा जीरो होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब जीरो की संख्या जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे बढ़नी चाहिए, जीरो की संख्या जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे मान लो कि दूसरे रो में 1 जीरो आया तो तीसरे रो में 1 से ज़्यादा कम से कम 2 या 3 ऐसे होने चाहिए, ठीक है। चौथे रो की बात करें तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो नंबर ऑफ जीरोज की जो संख्या है वो भी कौन सा जीरो, जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा कुछ भी, उसके पहले वाली जीरो की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये जीरोज की जो नंबर है वो इंक्रीज करना चाहिए। द नंबर ऑफ जीरो ऑफ ईच रो इज लेस देन दैट इन द नेक्स्ट रो, ठीक। और रो एशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सिर्फ रो ऑपरेशंस का यूज कर सकते हैं। अब ये रो ऑपरेशंस क्या हैं ये ऑलरेडी आपको पता है ना। कोई भी 2 रो को इंटरचेंज कर देना, या किसी रो में कोई नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई कर देना, या किसी रो में कोई चीज़ मल्टीप्लाई करके उसको किसी दूसरे रो में ऐड कर देना, ये सब रो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं या रो ऑपरेशंस होती हैं, ठीक है। और यही सारी चीज़ कॉलम में भी हो सकता है। तो ये तो हो गया रो एशलॉन फॉर्म। अगर कोई मैट्रिक्स को हमने रो एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमको सिर्फ काउंट करना है कि उस एशलॉन फॉर्म में नॉन जीरो रोज कितने हैं। अगर मैंने रो एशलॉन फॉर्म लिखा है तो मैं गिनूंगा कि नॉन जीरो रो कितने बने। अगर नॉन जीरो रो 2 है तो रैंक 2 हो जाएगा। अगर नॉन जीरो रो 3 है तो रैंक 3 हो जाएगा। नॉन जीरो रो उसको बोलेंगे जिस रो के सारे एलिमेंट जीरो नॉ हो, ठीक। ऑब्वियसली ये इतना समझ नहीं आया होगा आपको, तो ये बेहतर समझ आएगा जब हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। तो देखते हैं,
ये पहला एग्जांपल है हमारे पास। एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया मैंने, क्वेश्चन है इसका रैंक बताना है। थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स जैसे आए, जैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स मिले, पहला काम तुम्हें यही करना है कि उसका डिटर्मिनेंट कंसिडर कर लेना है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिख लेता हूँ मैं। तो मान लो मैंने यहीं से एक्सपेंड कर दिया, तो ये मिल गया -14 + 44, फिर -3 के साथ 28 -4 और -2 के साथ आ जाएगा -22 + 1। कितना होगा ये? 44 - 14 हो गया 30, -3 × 24 और -2 × -21। ठीक है, तो ये आ गया 30 -72 और +42, ये हो गया 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेरा 0 आ गया। तो अब ये निश्चित है कि जो मेरा रैंक आएगा ए का, वो अब जो मेरा ऑर्डर था इस मैट्रिक्स का 3 ऑर्डर, उससे कम होगा। तो अब मुझे ट्रेडिशनली तो ये देखना चाहिए कि 2 ऑर्डर का कितना माइनर होगा, वो सारे माइनर में लिखूँ, सबका वैल्यू लिखूँ। अगर उनमें से एक भी नॉन जीरो आ गया तो रैंक 2 होगा, अदरवाइज 2 से कम फिर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 3 रो हैं, 3 कॉलम है, 3C2 × 3C2। रो सेलेक्ट किया, कॉलम सेलेक्ट किया, 2 2, ठीक है ना। तो 3 × 3 देयर विल बी 9 माइनर होंगे 2 × 2 के। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इन सारे 9 माइनर्स लिखो, है ना। सारे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो तुमने पहला लिखा, ठीक है, और वो 0 नहीं आया, जैसे मैंने ये पहला एक माइनर लिख लिया 1 3 2 -1। ये 2 × 2 का माइनर है और ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि -1 -6, इसका वैल्यू कितना है -7, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो एक भी मुझे 2 ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर मिल गया, तो आई कैन क्लियरली से कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। ठीक है ना। मान लो ये 0 बन जाता, तब मैं चेक करता इसके नेक्स्ट माइनर क्या होगा। ठीक है, फिर उसका भी मतलब 2 × 2 के जितने भी माइनर्स हैं। ठीक, तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, इसको मैं साइड में कर देता हूँ ऐसे। ठीक, अब हम देखते हैं एशेलॉन फॉर्म से कि इसको एशेलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो रो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 लास्ट के रो में क्रिएट करते जाना है। ठीक है, और रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करूँगा मैं। तो मैंने लिखा R3 becomes R3 - R1, और मैंने लिख दिया R2 becomes R2 - 2R1। ठीक है, ऐसा करने से 1 3 -2 और R2 - 2R1 करना है। तो यहाँ 0 और यहाँ आ जाएगा -7 और यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, R3 - R1 से यहाँ 0 बन गया, यहाँ बनेगा -14 और यहाँ बन जाएगा 16। ठीक है, अब देखें क्या और भी 0 पॉसिबल हैं। तो देखो क्लियरली दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक और ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ, R3 becomes R3 - 2R2। ठीक है, तो 1 3 -2 0 -7 8 और ये तीनों 0 बन गया। एशेलॉन फॉर्म में है या नहीं ये तो समझना है मुझे। एशेलॉन फॉर्म ये बोलता है कि जो भी जीरो रो है वो सबसे आखिरी में होने चाहिए, आखिरी में है, प्लस नॉन जीरो एलिमेंट के पहले वाला जो 0 है, ठीक है, जैसे सेकंड रो की बात करें तो एक 0 है, तो उसके नीचे वाले रो में एक से ज़्यादा होनी चाहिए, तो एक से ज़्यादा दिख ही रहा है, तो ये एशेलॉन फॉर्म में है। ठीक है, अब देखें क्या ऐसा संभव है कि ये सेकंड रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? देख लो प्रॉपर्टी लगा के। अगर तुम 8 को 0 बनाओगे तो ये 0 नहीं बनेगा, -7 को 0 बनाओगे तो 8 नहीं बनेगा। तो ये हो गया अपना एशेलॉन फॉर्म। अब इस एशेलॉन फॉर्म में मुझे काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं। तो नॉन जीरो रो मुझे 2 ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तीसरा तो 0 हो गया, तो इसलिए जो मेरा रैंक है वो हो गया 2। तो ट्रेडिशनल मेथड से भी किया और एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी हमने कर लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लो। जैसे ये अगला एग्जांपल है मेरे पास, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर मैंने जानबूझ के ले लिया 3 × 4। बताओ जो भी अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, तो इस मैट्रिक्स का जो भी रैंक आएगा क्या वो 3 या 3 से कम होगा? बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब हम इसको
और रो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे नीचे 0 0 क्रिएट करना है। तो बेहतर है कि ये जो एलिमेंट है इसको 6 वाले की जगह पे 1 बना लो, फिर उसी 1 की हेल्प से नीचे नीचे 0 क्रिएट करते रहो। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं लिख लेता हूँ R1 बिकम्स R1 डिवाइडेड बाई 6। तो क्या बन गया 1 0 4/6 यानी 2/3, यहाँ भी 2/3, फिर -2 14 8 18। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करता हूँ। चलो, मैंने लिखा R2 बिकम्स R2 + 2R1, और मैंने लिखा R3 बिकम्स R3 - 14 R1। ठीक है, तो R1 में तो कोई भी चेंज नहीं आया। ये दोनों ऑपरेशन मैं एक ही साथ लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। R2 + 2R1 हो रहा है, तो ये हो गया 0, यहाँ 14, यहाँ हो गया 8 + 4/3, और यहाँ हो गया 18 + 4/3। R3 की बात करें तो यहाँ 0, और R3 - 14 R1, तो यहाँ -14, यहाँ हो जाएगा -28/3, और यहाँ हो जाएगा -10 - 28/3। ठीक, ओके। देखो ज़रा, ये लिखा है 28/3 और ये माइनस का 28/3 लिखा है। ये लिखा है 58/3 और ये माइनस का 58/3। ये दोनों भी एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ R3 बिकम्स R3 + R2, तो बनेगा 1 0 2/3 2/3 0 14 28/3 58/3, और आखिरी का जो रो है वो पूरा 0 बन गया। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि सेकंड रो में क्या सारे 0 क्रिएट करना पॉसिबल है। क्या सारे के सारे 0 हो सकते हैं? सारे के सारे 0 नहीं हो सकते, देख लो करके कोई भी प्रॉपर्टी लगा के। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की अगर बात करें तो वो 2 है, क्योंकि जो तीसरा है वो तो मेरा 0 रो बन गया। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बने 2, और इसीलिए यही हमारे ए मैट्रिक्स का जो है वो रैंक हो गया। सही है, तो ये हो गया। इस तरीके से एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये रैंक की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। किस रैंक की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो क्या है देखो ज़रा। अगर हम बात करें जीरो मैट्रिक्स की, ठीक है ना, तो जीरो मैट्रिक्स ऑब्वियसली तुम्हें पता है, जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, जीरो मैट्रिक्स हैज़ रैंक 0। जीरो मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 0 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें अगर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे और सारे नॉन डायगोनल 0, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स n×n ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैज रैंक n। ठीक है, ओके। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एडजॉइंट की बात करें, उसका भी रैंक n ही आएगा। ओके, ये सब बड़ी ऑब्वियस सी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला हमने बोला कि जीरो मैट्रिक्स का रैंक 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक, जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही रैंक हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का रैंक भी वही ऑर्डर हो गया। फिर हम बात करें किसी मैट्रिक्स का रैंक अगर 2 है तो उसके एडजॉइंट का रैंक भी जो है वो 2 ही होगा। ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, अच्छा, ये पांचवी प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है m×n ऑर्डर का, तो जो भी हमारा रैंक होगा वो m और n में जो छोटा है उसके बराबर होगा या उससे भी कम होगा। ठीक, आगे की प्रॉपर्टीज़ देखें। 6th प्रॉपर्टी हमने लिखा है a + b। ठीक है, ऑब्वियसली a + b अगर लिखा है तो ये बात लिखने की अलग से ज़रूरत नहीं है कि a और b दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, तभी एडिशन पॉसिबल होगा। तो ऐसे में a + b का जो रैंक होगा वो a और b के इंडिविजुअल जो भी रैंक्स हैं उनके सम से छोटा होगा, हमेशा उनके बराबर या उससे छोटा। वहीं अगर डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो a - b का जो रैंक होगा वो दोनों का जो इंडिविजुअल रैंक है a और b का, उनके डिफरेंस या उससे बड़ा होगा।
ठीक है। फिर प्रोडक्ट की बात कर लें, सम हो गया, डिफरेंस हो गया, प्रोडक्ट की बात भी कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट की बात करें, अगर ए और बी इस तरीके के मैट्रिसेस हैं कि उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल अगर है, ठीक है, कन्फॉर्मल टू मल्टीप्लिकेशन है, तो ए इंटू बी का जो रैंक होगा वो दोनों का जो इंडिविजुअल रैंक है उनमें जो छोटा है उसके बराबर होगा या उससे भी छोटा होगा। ठीक है, देखते हैं एक एग्जांपल। एक क्वेश्चन है कि ए एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज हो गए एम, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए एन। ठीक, और मैट्रिक्स लिखने का एक फार्मूला यहाँ पर दे रखा है कि जो हमारा एलिमेंट ए आई जे है वो आई इंटू जे है। ठीक, तो अब मैं ये जो एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है वो मैं फॉर्म कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो कैसे होगा भाई। मैं ए वन वन मैट्रिक्स ऐसा होगा, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, कितने नंबर ऑफ कॉलम है एन, तो ए वन एन तक जाएगा। फिर टू वन, टू टू, टू थ्री, कहाँ तक जाएगा, टू एन तक। ऐसे ही एम वन, क्योंकि एम नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है ना, एम टू, एम थ्री, ऐसे ही आखिरी में कहाँ तक जाएगा, एम इंटू एन तक। इस तरीके का मैट्रिक्स होगा मेरा। ठीक है, और ये सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है ही अपने पास। तो बस वो है क्या, आई इंटू जे कर देना है। मतलब ये जो भी इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है बस इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो लिख लो मल्टीप्लिकेशन, वन टू थ्री, कहाँ तक गया, एन तक। फिर आगे टू, फोर, सिक्स, टू एन तक। फिर ऐसे ही एम, टू एम, थ्री एम, आखिरी में चला जाएगा एम इंटू एन तक। ये मैट्रिक्स लिखा है। बताना क्या है, इस वाले मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है। तो रैंक फाइंड करने के लिए मैं इसको वही रो एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। रो एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे लास्ट में जीरो क्रिएट करते जाना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल है यार, दिख रहा है सामने। जैसे अगर मैं ये ऑपरेशन करूँ, आर टू बिकम्स आर टू माइनस टू आर वन, तो पूरा आर टू जीरो बन जाएगा। अगर मैं ऐसे ही लिखूँ, आर थ्री बिकम्स आर थ्री माइनस थ्री आर वन, थ्री आर वन, तो जो मेरा थर्ड रो है वो भी पूरा जीरो बन जाएगा। इसी तरीके से एमएथ रो में आर एम माइनस एम टाइम्स आर वन अगर कर दूँ तो ये भी सब जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद जो मेरे पास मैट्रिक्स बचेगा वो होगा कुछ ऐसा, वन टू थ्री अप टू एन, और बाकी सब कुछ जीरो। ठीक है, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज़ की अगर बात करें तो वो कितना है, वो एक ही है, नॉन जीरो रो पहला वाला। इसके अलावा जो सारे वो जीरो बन गए, तो इसीलिए इस वाले मैट्रिक्स ए का जो रैंक आया वो कितना आ गया, वन आ गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रैंक क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे रैंक को। ठीक है, रो एशलॉन फॉर्म क्या होता है, कैसे रो एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स को। अब हम देखते हैं कि रैंक का यूज करके किस तरीके से हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो साइमल्टेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक। अब कोई भी लीनियर इक्वेशन रहेगा उसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना ऑलरेडी सीख चुके हैं। पहला काम तो यही करते हैं हम लोग, उसको ए एक्स इक्वल टू बी यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम वहाँ तो करते थे कि पहले हम लोग ए का डिटर्मिनेंट देखते थे कि ये इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आता तो हम बोलते थे यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है ना, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाता था फिर हम बोलते थे कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करो। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर जीरो आ गया तो इन्फाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता था, नो सोल्यूशन भी हो सकता था। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो आ गया तब हम बोलते थे नो सोल्यूशन। तो ये चीज़ें तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ये सब नहीं करना है। अब हम रैंक का यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए, रैंक का यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है,
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ए वाला मैट्रिक्स लिखो पूरा पूरा, और ए के साथ में ये जो बी वाला कॉलम मैट्रिक्स होता है उसको भी कलेक्ट कर दो, इकट्ठा कर दो। ऐसा करने से जो मैट्रिक्स बनेगा वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगा। अभी अब एग्जांपल में देखेंगे, है ना। देख लेते हैं, एक एग्जांपल मैंने नोट कर रखा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स की बात हो रही है। पहला काम ये है कि इसको ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखो। तो मैंने लिखा 1 1 1 1 4 6 1 4 लैम्डा, ये ए आ गया। एक्स होता है अपना वेरिएबल मैट्रिक्स और बी होता है अपना कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये हो गया ए एक्स और ये हो गया बी। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये वाला जो ए मैट्रिक्स है 1 1 1 1 4 6 1 4 लैम्डा, इसी के साथ में 6 20 म्यू, इसको भी ये इतना पोर्शन अपना ए हो गया और इसका कलेक्शन किसके साथ, बी के साथ। तो ये कहलाया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ओके, अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर हमने बना लिया तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, रैंक देखेंगे। अगर अपना ए का रैंक और ए कलेक्शन बी ऑगमेंटेड वाले मैट्रिक्स का रैंक दोनों अगर बराबर है, ठीक है, तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा। अगर ए का मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कलेक्शन बी का रैंक अगर बराबर नहीं है तो सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, कंसिस्टेंट में तो यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनाइट सॉल्यूशन दोनों आ गया, तो वो कैसे डिसाइड करें। तो फिर अब इसके दो पार्ट। अब अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये तो बराबर है ही, ठीक है, अगर ये बराबर आ गया हमारे किसके, जो भी हमारे अननोन वेरिएबल्स हैं क्वेश्चन के, अननोन वेरिएबल्स, ठीक, तब जो है यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और ऐसा हो सकता है कि ए मैट्रिक्स का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कलेक्शन बी का रैंक दोनों बराबर तो है ही, लेकिन ये अगर छोटा हो जाए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से, तब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं करना है, कहीं कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ रैंक की हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइट है या एक भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या है और नो सॉल्यूशन का केस क्या है। ओके, अब ये देखते हैं इसको कैसे यूज किया जाएगा क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर गेट में पूछा गया क्वेश्चन है ना। ऑब्वियसली मेंस और एडवांस में तो पूछा ही नहीं जाता है, तो मुझे गेट का ही एग्जांपल उठाना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली ए एक्स इक्वल टू बी लिख लिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी लिख लिया हमने। अब हम रैंक देखना चाहते हैं किसका, ए का, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कलेक्शन बी का। तो वो इसी ऑगमेंटेड में को ही हम लोग रो एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है ना, तो वहीं से रैंक का अंदाज़ा लग जाएगा अपने को। तो देखते हैं, अब देखो यहाँ पर सेकंड रो थर्ड रो 1 4 1 4 दिख रहा है, तो सीधा सब्ट्रैक्ट करो, R3 बिकम्स R3 माइनस R2, क्या बनेगा 1 1 1 6 1 4 6 20 0 0 लैम्डा माइनस 6 और यहाँ पे आ जाएगा म्यू माइनस 20, ये आ गया। ठीक, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था एक बार पढ़ लेते हैं। लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है ताकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो है
वो कोई भी सोल्यूशन नहीं आना चाहिए, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन का केस याद करो। नो सोल्यूशन का केस होता है कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ क्या होना चाहिए, ऑगमेंटेड ए कलेक्शन बी। ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये इतना पोर्शन देखोगे, इतना तो तुम्हें एक दिख जाएगा, और पूरा देखोगे तो ए कलेक्शन बी ऑगमेंटेड वाला दिख जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, लेमडा 6 और म्यू 20, तो ये दोनों ही जीरो बन जाएंगे। और दोनों जीरो बन गया तो अगर मैं सिर्फ ए को देखूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, सिर्फ ए पे फोकस करूँ तो जो है नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रो दो ही बचेंगे, एक दो। और पूरा अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक तो भी नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रो दो ही बचेंगे। तो उस केस में तो जो रैंक इक्वल हो जाएगा, रैंक इक्वल हो गया तो नो सोल्यूशन आएगा नहीं। बस समझ में आ रहा है। तो जो पहला केस है ना वो है रैंक दोनों का इक्वल हो गया और अननोन वेरिएबल कितने हैं, 3, जबकि रैंक इस केस में 2 हो रहा है। तो ये पहला केस इन्फानाइट सोल्यूशन का हो गया। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बट पूरा डिस्कस करने के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। पहला केस तो इन्फानाइट सोल्यूशन का हो गया, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन बोल रहा है लेमडा 6 म्यू नॉट इक्वल टू 20। अच्छा, अगर मैंने सेकंड ऑप्शन की बात करूँ, लेमडा मैंने 6 रख दिया, तो रैंक ऑफ ए जो है वो 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि एक तो पूरा नीचे जीरो बन गया और दूसरा पूरा रो जीरो बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो पहला और दूसरा रो देख लो, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बन रहा है, एक दूसरे पे डिपेंड कर नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए रैंक हो गया 2। और लेमडा का वैल्यू अगर, सॉरी म्यू का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 20 डाल दें, म्यू का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 20 डाल दें तो ये वाला नॉन जीरो बन जाएगा, नॉन जीरो। और नॉन जीरो हो गया तो जब पूरे ऑगमेंटेड की बात करेंगे तो उसमें तीनों ही नॉन जीरो आ जाएंगे। तीनों ही जब नॉन जीरो आ जाएंगे तो रैंक ऑफ ए कलेक्शन बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होगा वो हो जाएगा 3। देखो ये इक्वल है नहीं, तो यही तो कंडीशन होता है नो सोल्यूशन का। इसका मतलब जो सेकंड है मेरा वो आंसर हो गया, नो सोल्यूशन। ठीक, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखा है मैंने यहाँ पे, ये इसको तुम खुद ट्राई करना। ये DIY क्वेश्चन है, इसको करना और जो भी इसका आंसर रहेगा वो कमेंट में लिख के बताना। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, आई होप समझ आया होगा। समझ नहीं आया होगा तो दोबारा करके देखना। और जो लोग मेंस और एडवांस के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए समझना ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। ओके, ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रैंक। थैंक यू।